हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था, दो तरह के एंगल पढ़े थे कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक, उस पे बेस्ड आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अगर थोड़ा मतलब कि दो तीन क्वेश्चन तो मुझे लगता है हो ही जाएंगे। देखो इस चैप्टर में है क्या कि अगर डायग्राम बनकर आ गया, देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आ सकता है कि डायग्राम बनकर आता है और डायग्राम बना हुआ है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके रेशियो अप्रोप्रिएट चूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। तो अगर डायग्राम बनकर आ जाता है तो क्वेश्चन फिर काफी आसान है। ठीक, लेकिन अगर डायग्राम बन के नहीं आता तो ये ध्यान रखना इस चैप्टर का जो डायग्राम बनेगा वो प्रॉपर फेयर डायग्राम बनता है। ठीक है, प्रॉपर अच्छा फेयर डायग्राम इस चैप्टर में बनता है। ऐसा नहीं बनाना है कि रफली बना दिया हमने, स्केल से प्रॉपर, पेन से बना सकते हो चलेगा लेकिन प्रॉपर स्केल से स्ट्रेट लाइंस बने और देख के बड़ा और क्लियर अच्छा डायग्राम बनता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम के इक्वल मार्क्स हैं। क्वेश्चन अगर 4 मार्क का आता है तो 2 मार्क डायग्राम के, 2 मार्क जो है हमारा सोल्यूशन के। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया था। तो क्वेश्चन क्या है ये देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो कास्ट बाय अ पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पोल देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझते हैं डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि यहां पे सन है, मान लेते हैं ये सन है। ठीक, अच्छा अगर सन यहां पर है मतलब यहां लाइट सोर्स है और यहां पर एक पोल है अर्थ पे, ये ग्राउंड है। ठीक, तो अगर ये पोल है, यहां पे सन है और ये पोल है, तो सन की जो लाइट है उसको पोल ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो शैडो बनेगा वो यहां बनेगा। मतलब अगर लाइट सोर्स इस तरफ है और यहां पर ऑब्जेक्ट है तो शैडो इधर बनेगा। अगर लाइट सोर्स इस तरफ होता, यहां ऑब्जेक्ट होता, तो शैडो इधर बनता। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा लाइट सोर्स है, सन है। ठीक, और ये पोल है तो उसका ये ग्राउंड पे यहां पे शैडो बनेगा। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अच्छा यहां से जो सनरेज आएंगी इसके ऊपर से ये तो यहां पे मतलब लाइट पड़ेगी। देखो ये इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो जो सनरेज ऐसे जाएगी यहां से वो तो यहां पे फॉल करेगी, शैडो नहीं बनेगा। यहां से कोई सनरेज ऐसे जा रही है बिल्कुल तो शैडो नहीं बनेगा। ठीक है, तो शैडो कहां बनेगा, जो सनरेज ऑब्स्ट्रक्ट होंगी। ठीक, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो इतनी दूर शैडो होगा हमारा, आगे तो होगा नहीं शैडो। तो ये हो गया हमारा शैडो, सॉरी मतलब जो उसका शैडो बन के आ रहा है, और ये हो गया हमारा पोल। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ पोल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पोल। मतलब जितने लेंथ का पोल है उतने ही लेंथ की उसकी शैडो भी है। ठीक, तो अगर पोल की लेंथ को हम एक्स मान लें, लेट अस से लेंथ ऑफ पोल इज एक्स, तो अगर पोल की लेंथ एक्स है तो जो शैडो बनेगी उसकी लेंथ भी एक्स होगी। ठीक है, तो ये हमारा पोल है और ये उसकी शैडो है। पोल और शैडो दोनों की लेंथ कितनी है, एक्स। ठीक, पूछ ये रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब ये एंगल पूछ रहा है कि सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। ठीक, एक चीज ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द सन को सन्स एलिवेशन भी बोलते हैं, सन्स ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। जैसे कभी पेपर में लिख कर आ जाता है फाइंड द सन्स ऑल्टीट्यूड, तो होता क्या है कि बच्चों को ये लगता है सन ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, सन मतलब सन, तो इसका मतलब हो गया सन की हाइट। ठीक, बट ऐसा नहीं है। सन्स ऑल्टीट्यूड का इस चैप्टर में मतलब है कि सन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। ठीक है, तो सन्स ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, सन्स ऑल्टीट्यूड या सन्स एलिवेशन का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द सन एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। ठीक है, तो यहां पे ये थीटा हमें निकालना है। अब ये बताओ इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये जो है वो बेस है, और यही दोनों हमें दे रखे हैं कि ये दोनों बराबर है। तो अगर हम tan अप्लाई कर दें, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेट्स अप्लाई tan थीटा, तो यहां पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक, ये x है ये भी x है, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ x हो गई और बेस भी x हो गया। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x अपॉन x, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, अगर tan थीटा 1 आ रहा है तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है, कितने डिग्री पर होती है, 45 पे होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो थीटा इज 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई,
क्लियर? तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे, इनका पर्पस खाली था चैप्टर को एक्सप्लेन करना, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना। जनरली पेपर में एमसीक्यू वगैरह में माइट बी पॉसिबल कि आ जाए, अदरवाइज पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बेसिक वाले बिल्कुल नहीं आते जिसमें एक सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। पेपर में जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं जिसमें एक से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन, ठीक? जैसे अब यहां पे क्या कह रहा है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ठीक, मतलब एक रोड है और उस रोड के इस तरफ और इस तरफ, मतलब दोनों तरफ ऐसे दो पिलर्स है, और पिलर्स की हाइट कैसी है, उनकी हाइट जो है वो इक्वल है। देखो इक्वल हाइट्स बोला है, ठीक है? रोड के एक इस तरफ पिलर है, एक इस तरफ पिलर है। अच्छा, रोड कैसे होगी? रोड ऐसे जा रही है, जैसे मान लेते ये रोड है हमारी, ठीक? ऐसे रोड आ रही है, या रोड इस तरह अंदर की ओर जा रही है, इस तरह से रोड, ठीक? एक पिलर इधर है, एक पिलर इधर है, तो विड्थ ऑफ द रोड मतलब रोड की चौड़ाई, ये हुई विड्थ ऑफ द रोड। क्या कह रहा है? रोड इज 150 मीटर वाइड। इसका मतलब अगर डायग्राम बनाए तो ये हमारा एक पिलर है और ये हमारा दूसरा पिलर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, उसने बोल रखा है कि पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, तो हाइट इक्वल लगनी चाहिए फिगर में देखकर, जो डायग्राम बनाओगे उसमें लगना चाहिए कि अच्छा हाइट्स आर इक्वल, ठीक है? तो दो पिलर है इक्वल हाइट के, वो पिलर रोड के एक इस तरफ है और एक रोड के इस तरफ है, और रोड कितनी चौड़ी है? रोड 150 मीटर वाइड है। इसका मतलब यहां से यहां तक जो विड्थ है रोड की वो है 150 मीटर्स, राइट? अब एक पिलर को मान लेते हैं हमने ए बी से मार्क कर दिया और एक पिलर को सी डी से मार्क कर दिया, और अज्यूम कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द पिलर बी स्मॉल एच। तो हाइट ऑफ द पिलर को हमने एच ले लिया, तो ये एच हो गया और ये भी हमारा एच हो गया, ठीक? अब क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। मतलब वो ये कह रहा है कि रोड पर 150 मीटर वाइड रोड है, उसके बीच में कोई एक पॉइंट है, ठीक? पूरे रोड के बीच में से यहां कोई पॉइंट है मान लेते हैं, और यहां पे खड़ा हुआ पर्सन अगर एक पिलर के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा है, एंड सेकंड पिलर के टॉप को देखेगा तो 30 बना रहा है। क्योंकि एंगल डिफरेंट है, एक 30 है एक 60 है, दोनों 45 नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है वो एकदम सेंटर, एकदम मिडिल में नहीं है, वो पॉइंट एक पिलर के थोड़ा पास है और दूसरे पिलर से थोड़ा दूर है, ठीक है? इसका मतलब मान लेते हैं पॉइंट हमारा यहां पर है, ठीक? तो यहां से कोई पर्सन अगर इस पिलर के टॉप को देखेगा तो एंगल कैसे बनाएगा? देखो यहां से देखना है उसको इस पिलर के टॉप को, तो ऐसे देखेगा, ठीक? तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक? ये 60 डिग्री हो गया। अच्छा, ध्यान रखना जितना पास रहेगा पिलर के ऑब्जेक्ट के उतना एंगल बड़ा होगा। तो देखो ये जो पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट ई ले लेते हैं इसको, तो पॉइंट ई हमारा किसके पास है? पॉइंट ई हमारा सीडी के पास है। तो अगर सीडी के क्लोजर है तो दैट मींस उस तरफ एंगल ज्यादा बनेगा, जितना पास होता है एंगल उतना ज्यादा होता है, ठीक? अच्छा, ए बी से थोड़ा सा दूर है कंपैरेटिवली, अगर सीडी से कंपेयर करें तो इसका मतलब यहां से जब वो इसको ए बी के टॉप को देखेगा तो ऐसे देखेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो 30 बनेगा। ये बात समझ में आई कि दोनों पिलर की हाइट तो जरूर इक्वल है, बट जो एंगल बन रहा है वो डिफरेंट है, तो दैट मींस डिस्टेंस बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर ये रोड 150 मीटर वाइड है तो एकदम बीच में है 75, इट इज नॉट लाइक दैट। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि एंगल अलग अलग है, ठीक? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। मतलब पहली चीज हमें यह निकालना है कि पॉइंट कहां पर है, मतलब एक पिलर से कितनी दूर है, सेकंड पिलर से कितनी दूर है, मतलब 150 मीटर वाइड जो रोड है उस रोड में पॉइंट बीच में कहां पर लोकेटेड होगा, एक चीज ये निकालनी है। एंड सेकंड निकालनी है ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर्स, मतलब हमें जो पिलर है उसकी हाइट भी निकालनी है, ठीक? तो अब एक काम करें, अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि ये हमारी लेंथ, इतनी लेंथ जो है ये एक्स है, और हमें पता है हमारा जो रोड है 150 मीटर वाइड है, तो अगर ये वाली लेंथ इतनी एक्स है तो जो रिमेनिंग बची हुई लेंथ होगी वो कितनी होगी? वो होगी 150 माइनस एक्स।
इसको उल्टा लिख देते हैं बच्चे, ध्यान रखना, x माइनस 150 लिख देते हैं, जो कि गलत है, तो वो होगा 150 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो बची हुई लेंथ होगी ये होगी 150 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई? ठीक, तो पहली बात ध्यान रखना, डायग्राम एकदम क्लियर और अच्छा डायग्राम बनना चाहिए। बड़ा डायग्राम प्रॉपर स्केल से बनेगा, पेन से बना सकते हो चलेगा, पेंसिल बनाओ, पेंसिल से यूज करो तो बेटर है, लेकिन पेन से भी चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर फेयर डायग्राम, बड़ा डायग्राम, क्लियर वेल लेबल डायग्राम इस चैप्टर में बनाना है। ठीक, अब इसके बाद डायग्राम बनने के बाद एक शॉर्ट स्टेटमेंट, एक सिंगल लाइन में छोटा सा ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारे डायग्राम में क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हम उर्ली बता दे रहे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द पिलर्स एंड ई द पॉइंट्स बिटवीन द रोड वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, या खाली पॉइंट भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक, तो डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखना होता है हमें कि हमारे डायग्राम में कौन सी चीज कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर ए बी और सी डी पिलर है, तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द पिलर्स एंड ई बी द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टू पिलर्स, जिस पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक, क्लियर है ये? तो डायग्राम बना दिया और एक शॉर्ट सिंगल लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया छोटा सा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम एक एक करके ट्रायंगल चूज करेंगे। अच्छा, अभी मैंने बोला ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। तो यहां पे देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल दो वाला ही सिलेबस में है वैसे, लेकिन 2 से ज्यादा का भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपना रेशियो डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में साइन लगना चाहिए, कॉस लगना चाहिए, टैन लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो 30 डिग्री का एंगल है, इस 30 के एंगल के अकॉर्डिंग 30 के सामने एच जो है वो पूछा है, मतलब एच में वो इंटरेस्टेड है, हाइट जानना चाहता है वो। ठीक, और नीचे वाला पार्ट में भी इंटरेस्टेड है क्योंकि पॉइंट कहां है रोड पर ये भी जानना चाहता है। तो मतलब हमें एक्स भी निकालना है और हमें एच भी निकालना है। तो दैट मींस 30 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन इंटरेस्टेड है परपेंडिकुलर में और बेस में। हाइपोटेन्यूज से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, हाइपोटेन्यूज ना पूछ रहा है ना बता रहा है। तो दैट मींस रेशियो कौन सा यूज करेंगे, टैन यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में इसको इंटरेस्ट है, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, वो रेशियो टैन होता है। ठीक है, तो रेशियो यूज करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल चूज कर रहे हैं। तो पहले ट्रायंगल का नाम और फिर उस ट्रायंगल में कौन सा रेशियो लगा रहे हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक, अच्छा, ए बी ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, tan 30 इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो 30 के सामने जो दिख रहा है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला बेस होता है, तो h अपॉन x इक्वल्स टू tan 30। अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल्स टू h बाई एक्स। ये x ऊपर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, h जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल्स टू आ गया √3h। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको अब ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन 1 बना के छोड़ देना है, क्योंकि यहां से आगे अब प्रोसीड कर नहीं सकते। 2 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा, अभी एक और इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस तरफ आएंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अच्छा, ये वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो यहां एंगल 60 है, यहां पर भी क्वेश्चन इंटरेस्टेड है 60 के सामने परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस में। इसका मतलब यहां भी क्या यूज करेंगे, यहां भी यूज करेंगे tan 60। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, ट्रायंगल का नाम पहले लिखेंगे। ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है इन ट्रायंगल CED tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन 150 माइनस x। ये होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम है यहां भी 2 वेरिएबल है, यहां भी 2 वेरिएबल है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि एक किसी वेरिएबल की वैल्यू यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। तो जो x की वैल्यू है वो √3h है, अगर वो हम यहां रख दें तो पहले तो tan 60 की वैल्यू रख दे, तो tan 60 की वैल्यू रख देंगे और यहां पर 150 माइनस x की जगह रख देंगे √3h। तो इसका मतलब अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो tan 60 कितना होता है √3, तो आ जाएगा √3 इक्वल्स टू
देखो ऊपर h था, नीचे था 150 प्लस माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो है √3h है। देखो पीछे से देख लो एक बार दोबारा से, देखो यहां पे था 150 माइनस एक्स, हमने x की वैल्यू क्या रखी है, x की वैल्यू √3h, तो √3h अगर हम x की जगह रख दें तो क्या बन जाएगा 150 माइनस √3h, ऊपर h से रहने दिया और tan 60 की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले यहां से h फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ द पिलर। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, ये ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो आ जाएगा √3 इंटू 150 माइनस √3h इक्वल्स टू h होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो ये √3 अंदर आएगा तो 150 इंटू √3, अच्छा ये √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। देखो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3h इक्वल्स टू, यहां क्या बचेगा h। ठीक है, यहां से ये जो √3h है वो इधर से इधर आ जाएगा, सॉरी 3h, तो 3h इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, h उधर पहले से, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस 3h इक्वल्स टू 150 इंटू √3 की वैल्यू डाल दो 1.732। ठीक, अब क्या होगा, देखो h और 3h आएगा 4h और 4 को अपॉन में ले आओ तो 150 इंटू 1.732 अपॉन 4 इक्वल टू h। ये समझ में आया क्या किया है, देखो h प्लस h कितना आएगा 4h आएगा ना, 3h प्लस h 4h, और 4h यहां आया 4 को अपॉन में ले आए। ठीक, अब एक काम करो 4 से इसको काट दो, यह आएगा 0.433 और अब 0.433 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये 0 हटेगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 4.33 इंटू 15, यहां पे साइड में कर लेते हैं 4.33 इंटू 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 3 45, 5 बचा 4, 15 इंटू 3 4 बचा हुआ है तो इसका मतलब 9 बचा 4 20 24 और ये आ जाएगा 433। ठीक है, ऐड कर लें इसको तो कितना आ जाएगा 5286। इसका मतलब ये आ जाएगा 68.25 मीटर्स। तो यहां से h की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है 68.25 मीटर्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें x भी निकालना है, पहले तो हाइट निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर आ गई कि पोल की हाइट क्या पिलर की। अब हमें निकालना है h की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है √3h और h आ चुका है तो इसका मतलब जब x निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू √3 क्या होता है 1.732 इंटू h की वैल्यू आई है 68.25। ठीक है, 68.25। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके डेसिमल में वैल्यू आएगी तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब है हमें ये पॉइंट, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो 100 से माइनस करके ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि द पिलर्स, द पॉइंट in the middle of the road या in the between the two pillars is at a distance of this much from one pillar and at a distance of this much from another pillar। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम अलग अलग क्वेश्चन में सोल्यूशन में अपने मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में इतना ही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observes that the angle of elevation of a top of the tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री। देखो बैंक का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक रिवर है, मान लेते हैं रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है रिवर, बाहर की तरफ इस तरह ऐसे, या फिर मान लेते हैं अंदर की तरफ इस तरह ऐसे, ये एक रिवर फ्लो कर रही है। ठीक, ये कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट the angle of elevation of a top of the tree standing on the opposite bank is 60। मतलब ये मान लेते हैं ट्री है। ठीक, ये ट्री है, अच्छा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक, ट्री एक तरफ है रिवर के एक बैंक पे ट्री है और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये रिवर का फ्लो है, रिवर ऐसे अंदर की ओर या बाहर की ओर फ्लो कर रही है। ठीक, तो रिवर का जो दूसरा वाला बैंक है, मतलब दूसरा वाला जो किनारा है, वहां पर एक पर्सन खड़ा है यहां पर। ठीक है,
तो ये रिवर की विड्थ हो गई, ये रिवर की चौड़ाई हो गई, ऐसी रिवर फ्लो कर रही है। अच्छा, ये पर्सन क्या कर रहा है, कभी भी देखो मैंने कहा इस चैप्टर में कभी नहीं बोलेगा कि अ पर्सन इज वॉचिंग अ ट्री, क्योंकि ट्री तो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो कहेगा वॉचिंग द टॉप ऑफ द ट्री। अच्छा, टॉप ऑफ द ट्री क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों पॉइंट ही कंसिडर किए जाएंगे जब तक अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि नहीं ऐसा पॉइंट नहीं है इस केस में। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर एक पर्सन है, ऑब्वियस बात है पर्सन है तो डॉट ही होगा वो भी, और वो एक ट्री के टॉप को देख रहा है जो कि रिवर के दूसरे बैंक पर ट्री है, सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। मतलब यहां पे पर्सन है, अगर ऐसे देखेगा तो सीधे देखेगा, अब ट्री को देखना है उसको तो अपना एंगल उसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और यहां पे ये क्या है हमारा, ये ट्री है, ये ट्री की हाइट हो गई, इसको एच ले लेते हैं, और ये क्या हो गई, ये हो गई रिवर की विड्थ, एक्स ले लेते हैं, रिवर की विड्थ है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक, रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ही मूव्स 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक एंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। मतलब ये जो बैंक ऑफ रिवर है यहां पर, इससे वो 50 मीटर दूर आ गया, और तो मतलब इधर चल के आ जाएगा, पहले यहां पे था, अब 50 मीटर दूर आ गया और, ठीक। और जब उसने यहां से देखा आप ट्री के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना, मतलब यहां से देखा ऐसे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये हाइट पूरी है, क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है, पहली चीज कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर एंड सेकंड इज हाइट ऑफ द ट्री। मतलब मैं दो चीज निकालनी है, एक्स निकालना है और एच निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर निकालनी है विच इज एक्स, और हाइट ऑफ द ट्री निकालना है जो कि एच है, स्मॉल एच। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला था कि हम लोग ट्रायंगल की लेबलिंग करेंगे, मेंशन करेंगे किस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक सिंगल लाइन में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और लिए हम बता दे रहे हैं क्या लिखेंगे, लेट ए बी रिप्रेजेंट द ट्री एंड सी एंड डी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा, ऑब्जर्वर पहले सी पे था बाद में डी पे गया है, तो उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा कि लेट सी एंड डी, डी एंड सी नहीं, लेट सी एंड डी रिप्रेजेंट द पोजिशंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब जैसा बोला ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले, तो पहले मान लेते हैं हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें रेशियो चूज करना है कि साइन लेना चाहिए, कॉस लेना चाहिए, टैन लेना चाहिए। तो ये बताओ 60 के रिस्पेक्ट में ये जो एच है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें इंटरेस्टेड है क्वेश्चन, उसको हाइट चाहिए, एक्स जो है वो बेस है, उसको एक्स की वैल्यू भी चाहिए, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस में वो इंटरेस्टेड है, तो दैट मींस टैन यूज करेंगे। अगेन फिर से देखो टैन यूज हो रहा है, मैंने कहा था 90% क्वेश्चन में एटलीस्ट 80% में तो पक्का है कि टैन ही यूज होगा और कोई रेशियो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे tan 60, तो आ जाएगा tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन x। ठीक, अच्छा tan 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो अगर हम यहां √3 रखते हैं और वो √3 जाके x को मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसका मतलब अगर tan 60 √3 होता है, x ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स इक्वल टू h। बात समझ में आई, ये जो x है ये x ऊपर आएगा, यहां पर x यहां मल्टीप्लाई होगा, tan 60 होता है √3, तो √3x इक्वल टू h, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर, अब सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अच्छा ए बी डी ट्रायंगल लेंगे तो उसमें एंगल ये है 30 डिग्री का, एंगल ये वाला होगा ना। अच्छा, ये ट्रायंगल ले सकते हैं क्या, ए सी डी ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। फिलहाल अभी क्लास 10 तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ
राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। तो क्योंकि ट्रायंगल ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जो दूसरा ट्रायंगल चूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में एंगल 30 है, 30 के सामने ये जो परपेंडिकुलर है एच हो गया और बेस हो गया 50 प्लस एक्स। तो इसका मतलब ये आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 50 होगा। क्लियर है ये? अब वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, h की जो वैल्यू है tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। h की वैल्यू कितनी आई है? √3x, यहां रख दो h की जगह, √3x अपॉन x प्लस 50 होगा। अच्छा, यहां से अगर हम √3 को यहां ले जाए, √3 इंटू √3, ये वाला √3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3x हो जाएगा। ये √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, तो हो जाएगा 3x, और ये x प्लस 50 आके 1 को मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब x प्लस 50 इक्वल्स टू 3x होगा। अब क्या करेंगे? इस x को इधर ले आए, तो x को जब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, मतलब 2x इक्वल्स टू 50, और फिर यहां पे 2 अपॉन में आ जाएगा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 50 अपॉन 2, मतलब कि 25 मीटर। ठीक है, तो क्या आ गया? ये आ गया विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर आ गई 25 मीटर। दूसरी चीज जो पूछा है वो पूछा हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, h की वैल्यू हमारी आई थी √3x, और x निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब यहां से अगर हम h निकालेंगे तो h है हमारा √3x। √3 क्या होता है? √3x है, √3 क्या होता है? √3 होता है 1.732, x क्या है? 25 है, मल्टीप्लाई कर दे। 25 इंटू 2 कितना होता है? 50, 0 बचा 5, इंटू 3 कितना होता है? 75, फिर 0 बचा 8, क्योंकि 5 कैरी भी तो था, और फिर ये इंटू 7 175, और 8 बचा हुआ था वहां से, तो 183, तो मतलब 3 आ गया, बचा 18, और 25 इंटू 1 कितना होता है? 25 प्लस 18 कितना होता है? 43। 3 प्लेसेस पे पीछे से डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 43.300। जीरोस की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? 43.3 मीटर्स। आंसर में यूनिट जरूर लगाना, यूनिट नहीं भूलना है, याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात कि कई बार क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ करने कह सकता है किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो राउंड ऑफ करने कहेगा इतने डेसिमल प्लेस तक या सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम राउंड ऑफ अपने हिसाब से करते हैं जैसा क्वेश्चन में बोलेगा, फिर उसमें राउंडिंग ऑफ के एक मार्क्स होगा। ठीक है, 1 मार्क होगा राउंड ऑफ करके करेक्ट आंसर लिखने का। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे और क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने डिप्रेशन वाले क्वेश्चन नहीं किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन जो एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।